हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। मेरे साथीगण, आज आप सभी के लिए 4 मार्च 2021 का जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करते हैं। और एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार अपने आप को ज़रूर जांच लें दोस्तों, सारा का सारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथीगण देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथीगण बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके संविधान सभा से। अगर मैं कहूं कि संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी आपको याद रखना है, जिसमें से दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था, तो दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित एक प्रकार का पहल है? तो बेसिकली दोस्तों आपके जो आरबीआई है ना, आरबीआई के द्वारा ही वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो कि संचालित किया जाता है। साथीगण अगर मैं बात करूं आपके एनटीपीसी में आरबीआई से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आरबीआई शुरुआती में जब आया था ना, तो कितने पूंजी के साथ आया था? तो बेसिकली 5 करोड़ पूंजी के साथ आया था। और दोस्तों इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बेसिकली 1949 में आपके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये तो पॉइंट आपको याद रखना आपके आरबीआई से। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि नरोरा जो परमाणु विद्युत जो केंद्र है ना, बेसिकली किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। बेसिकली आपके नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों विद्युत केंद्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना। हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केगा आपके कहाँ विद्युत परमाणु केंद्र है? तो बेसिकली कर्नाटक आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों आपके कुडनकुलम भी पूछा जाता है, तो बेसिकली आपके तमिलनाडु राज्य में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन केवल ध्यान से सुनना है दोस्तों, और एटलीस्ट दोस्तों जितने भी पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ दोस्तों, आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अगर मैं बात करूं कि पेमेंट बैंक वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये पॉइंट सही है दोस्तों। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकता, ये भी सही बात है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 पॉइंट आपके पेमेंट बैंक से सही मेल खाता है। लेकिन दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना, वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके इस तरीके से बैंक से संबंधित आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी कि MYC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। तो बेसिकली दोस्तों आपके जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उन्हीं के उत्सर्जन के कमी लाने पर दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच एक मोबाइलिज और योर सिटी पर कार्यान्वयन किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डूरंड रेखा बेसिकली किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो दोस्तों आपके जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है दोस्तों, डूरंड रेखा जो कि विभाजित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमेशा दोस्तों डूरंड रेखा और साथ ही दोस्तों आपके 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण में बात करूं कि रेड क्लिफ जो रेखा है ना, सो बेसिकली भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय बेसिकली कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि न्यूयॉर्क में आपके यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में मुख्यालय एवं कौन से संगठन है उनका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके वाशिंगटन डीसी बेसिकली IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
इनका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी आ जाएगा। जेनेवा दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। WTO दोस्तों उनका अगर मैं बात करूँ मुख्यालय तो बेसिकली जेनेवा आ जाएगा। तो दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में मुख्यालय से क्वेश्चन आपके NTPC में देखा जाता है, तो आपको याद रखना है। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक जो वेतन होता है ना, मासिक वेतन की न्यूनतम राशि बेसिकली कितनी है? तो 1000 दोस्तों आपके अटल जो पेंशन योजना चलाया गया था ना, उसमें अगर मैं बात करूँ न्यूनतम, अगर मैं पेंशन की बात करूँ राशि तो 1000। साथ ही आपके एग्जाम में हमेशा योजना आयोग आपके एग्जाम में दोस्तों जितने भी योजना है, चाहे 2015 का दोस्तों जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में दोस्तों आपके आयुष्मान कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही दोस्तों 2024 का जो ये योजना PM सूर्यघर योजना, ये 3 योजना दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। साथ ही आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी नहीं है? अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है ना, बेसिकली आपके यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं साथीगण की विश्व स्वास्थ्य संगठन बेसिकली आपके संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, और खाद्य एवं कृषि संगठन भी आपकी बेसिकली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। लेकिन दोस्तों जो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी है ना, ये आपके संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, और इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कृष्णदेवराय। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में दोस्तों, विजयनगर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1336 में विजयनगर की स्थापना किया गया था। बेसिकली हरिहर और बुक्का के द्वारा दोस्तों विजयनगर की स्थापना किया गया था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों विजयनगर स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके विजयनगर जो कि खत्म हो गया था 1565 ईस्वी में दोस्तों, 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध के कारण से दोस्तों विजयनगर पूरे खत्म हो गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जस्ता का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हमेशा दोस्तों इससे स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ता का प्रयोग किया जा सकता है। लोहे को बचाने के लिए दोस्तों हम पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में NTPC में रिलेट करके भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथीगण आप सबको PPT के अलावा दोस्तों जो भी एक्सप्लेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर साथीगण आप सबको अच्छा लग रहा ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और हो सके तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है ना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप सबके लिए वीडियो बनाता है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो बेसिकली जो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, उन्हीं का एक संचालित पहल की मैं बात करूँ तो वो दिशा है। दोस्तों आपके एग्जाम में आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों, है ना। MSME इनकी स्थापना कब हुआ, उनका भी वर्तमान में कौन है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली MSME का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी और कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभय के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन PPT के माध्यम से लाया हूं दोस्तों, आपके NTPC में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। साथीगण आप सबको मैं एक रिलाइज कराने के लिए लाऊं दोस्तों, अगर आपके अंदर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो एक बार दोस्तों एग्जाम से पहले जरूर रिविजन करके जाएं दोस्तों, इस तरीके से जरूर आप पढ़ के जाए, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपको 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों 23 जनवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपको याद रखना दोस्तों, पराक्रम दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी के याद में मनाया जाता है दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में 10 दिसंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, उसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है 10 दिसंबर, 23 दिसंबर और 25 दिसंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या है
जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों CF जो एंड्रयूज है ना, इन्हीं को दोस्तों दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बहुत ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो बेसिकली CF एंड्रयूज को कहा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि फॉरबिडन सिटी बेसिकली कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपके चीन में फॉरबिडन सिटी है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जितने चाहे कोई भी देश का दोस्तों वहाँ के जितने भी सिटी वगैरह जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली इस क्लास के माध्यम से मैं आपको एक जो कि विदेश के दोस्तों सिटी का नाम लेकर आऊँ कि फॉरबिडन सिटी बेसिकली आपके चीन में स्थित है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो बेसिकली दोस्तों आपके जो बैरन द्वीप है ना, बेसिकली भारत में एक प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी है। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि आपके NTPC में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों बेसिकली कहाँ से मिलता है, तो बेसिकली दोस्तों जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी में ही आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ी मिलता है। हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन दोस्तों। और नीलगिरी का हमेशा आपको याद रखना है कि इनकी ऊंची चोटी कौन सा है, तो बेसिकली दोदा बेटा आपको याद रखना। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो K2 आ जाएगा। ये भी आपके SSC GD में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों इन सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, सारा का सारा आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। लेकिन साथीगण अगर आपको अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों एक रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों चंपारण की मैं बात करूं तो बेसिकली दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं पॉलिटी से अगर रिलेट करके, आर्टिकल 18 में कहा गया कि जैसे कि देखो पहले क्या होता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 18 में कहा गया कि उपाधि वगैरह का सब काम खत्म कर दिया गया, कि उपाधियों का अंत बेसिकली आर्टिकल 18 में कहा गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो बेसिकली दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। हमेशा दोस्तों पूछा जाता है कि आयरलैंड के कितने संविधान से लाया गया था, तो बेसिकली 45 जो कि आर्टिकल से लाया गया था। आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साथीगण अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आयरलैंड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना, ये भी बेसिकली आपके आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। साथीगण जो आपके राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है ना, इसको प्रक्रिया भी दोस्तों आपकी बेसिकली आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ DPSP भाग 4 में इसका वर्णन किया गया, जो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत में DPSP का दोस्तों वर्णन किया गया। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथीगण अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है, तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कौन? यानी कि कोई भी अगर मान लो परमाणु संख्या है, उसमें अगर उस तत्व के परमाणु संख्या की अगर नाभिक मौजूद है ना, तो नाभिक है तो बेसिकली उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमेशा इलेक्ट्रॉन, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका खोजकर्ता और इनसे संबंधित कब खोजा गया था, आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके NTPC में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है, जहां जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है, तो बेसिकली दोस्तों ऑक्सिन। हमेशा दोस्तों आपके बायो से ऑक्सिन क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों साइटोकाइनिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना कि किसी भी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के जब शीर्ष आने की बढ़ाने का अगर मैं काम करूँ ना, तो बेसिकली ऑक्सिन के ही कारण से दोस्तों बढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखना है। साथीगण आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों
इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्वेश्चन को छाँट के लाता हूँ दोस्तों, उनका क्या एक्सप्लेन कर दोस्तों ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ना तो एक रिव्यू दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना है ना। साथ ही क्या, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि गल्प जो उपन्यास है ना निर्मला किसके द्वारा लिखा गया था, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा निर्मला लिखा था। साथ ही दोस्तों गोदान, गबन, कर्मभूमि ये सारा का सारा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत बड़े नाम है दोस्तों, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन कौन से लिखा था, गौरा, चंडालिका और दोस्तों आपके विसर्जन, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना जो कि बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया गया था, तो बेसिकली दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों महात्मा गांधी के गुरु कौन हुए थे, तो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले जी हुआ था। आपको याद रखना है, हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूं ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड यानी कि रैप्सल्स द्वारा की गई थी, तो बेसिकली दोस्तों सिंगापुर का खोज आपके सर स्टैमफोर्ड रैप्सल के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों कभी कभी किस देश का खोजकर्ता भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों जैसे कि भारत की खोज आ जाएगा, तो हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि जो बैकिंग है ना, बेसिकली आपके जो बैकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है। हमेशा दोस्तों आपके एनटीपीसी में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना दोस्तों है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्टेचुरी लिक्विड रेशो जो है ना, बेसिकली SLR का फुल फॉर्म है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये फुल फॉर्म पता नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार के एक बार क्लास खत्म हो जाना तो एक बार दोस्तों जरूर रिवीजन करना। हमेशा दोस्तों फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों जो टोड़ा है ना, टोड़ा बेसिकली उभयचर के श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा दोस्तों उभयचर से। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी समूह के अंतर्गत जैसे कि टेरिडोफाइट आ जाएगा, आपके मोलस्का आ जाएगा, ऑर्थोपोड आ जाएगा, इनसे संबंधित भी आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है ना। अगर साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, तो बेसिकली दोस्तों जो आपका स्कैनर है ना, कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। इसमें से प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देता है कंप्यूटर से, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। साथीगण तो आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों है ना, और दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा ना तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बेसिकली दोस्तों JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में दोस्तों इनकी स्थापना हुआ था। दोस्तों बम्बई में इनकी स्थापना हुआ था। आपके एग्जाम में कलकत्ता ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन दोस्तों कलकत्ता बहुत लोग ऑप्शन गलत करके आता है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों 1885 में कोलकाता जो पहली बार हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सबसे पहले कोलकाता नहीं आपके बॉम्बे आंसर सही आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूँ कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो दोस्तों 1938 और 1939 हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों 1924 और 1925 आपको याद रखना है ना। दोस्तों अगर मैं बात करूं 1938 से हरिपुरा अधिवेशन से आपके सुभाष चंद्र बोस जी, 1939 से त्रिपुरा अधिवेशन से आपके सुभाष चंद्र बोस जी, 1924 आपके महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन से, और 1925 में आपके सरोजनी नायडू जो कानपुर अधिवेशन से। ये 4 दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन से जब सुभाष चंद्र बोस जी लड़ा गया था,
तो उसके खिलाफ कौन व्यक्ति था, हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर दोस्तों आप शिद्दत से क्लास को देख रहे हैं ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में देसी भाषा जो प्रेस अधिनियम है ना, किसने पेश किया था, तो बेसिकली दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस अधिनियम को पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दोस्तों 1848 से 56 के बीच में कार्यकाल रहा था। जो कि दोस्तों पहला अगर मैं बात करूं तो सतारा को उन्होंने हड़पा था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अवध को कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में इन्होंने हड़पा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों व्यापक सिद्धांत का जो कि लाया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करना दोस्तों, और किसी भी प्रकार से अगर मेरी कमियाँ दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे साथीगण आप सबका।